प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान NCERT के अध्याय 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंकित प्रश्नों को। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रश्न संख्या 1 से 14 तक कवर किए थे और आज के वीडियो में आप देख रहे हैं कि हम प्रश्न संख्या 15 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप भी कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और अपना नोट्स भी मेरे साथ बनाइए, ठीक है। और जहाँ पे अब मैं आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाऊंगा, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं इतना आपको इजी मेथड से इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करा रहा हूँ और मैं आगे भी कराता रहूँगा। तो आप भी कापी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और अपना नोट्स मेरे साथ बनाते रहिए। तो आइए देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 1.15 को। और ये जो सब टोटल प्रश्न मैं करा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आप कक्षा 12 NCERT विषय भौतिक विज्ञान की जो बुक है, ठीक है, मैं टोटल उसी बुक से करा रहा हूँ, यानी NCERT बुक से ही करा रहा हूँ। कोई साइड बुक से क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि टोटल बेटा आपका जो सिलेबस है वो टोटल NCERT बुक से ही आएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। क्या दिया? एक समान विद्युत क्षेत्र ई का मान रखा 3 I कैप न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। ठीक, क्या है ये अभी हम इसके बारे में समझेंगे। अब इसका ए पार्ट, इसमें दो पार्ट पूछे, ए और बी। पहले ए पार्ट पढ़ते हैं। इस क्षेत्र का 10 सेमी भुजा के वर्ग के उस पार्श्व का हिंदी में और मीनिंग होता है समांतर। पार्श्व में जिसका तल बाईजेड तल के समांतर है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है? एक चीज़ तो ये पूछी है ना। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये एक्स अक्ष है बेटा, ये आपका वाई अक्ष है और ये बेटा आपका जेड अक्ष है, जैसे मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? 3D संरचना है, ठीक है। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने इसने कहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेमी भुजा के एक वर्ग के उस पार्श्व में जिसका तल बाईजेड तल के समांतर। तो इसमें हमें आपको ये पता होना चाहिए बाईजेड तल, इस फिगर में बाईजेड तल कौन सा है, आपको ये तो पता है, तभी तो आप 10 सेंटीमीटर का वर्ग बनाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो एक्स है, ये बाई है और ये जो जेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस फिगर में बाई जेड तल कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए कितना आसान होता है इसको समझना। ये देखिए ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? बाई अक्ष। तो एक्स के और बीच में जो एरिया आ रहा है बेटा, ये वाला, ये कौन सा तल है बेटा? आपका एक्स वाई तल है। ये कौन सा तल है? एक्स वाई तल। कौन सा तल है ये बेटा? एक्स वाई तल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा ये एक्स अक्ष है और ये क्या आपका जेड है, जेड अक्ष है। तो इनके बीच में जो ये वाला एरिया, ये सब आ रहा एरिया, ये क्या आपका बेटा? जेड एक्स तल है। क्या है? जेड एक्स तल है। बस समझ में आई? अच्छा, अब ये क्या वाई है, ये क्या बेटा? जेड है आपका। तो ये वाला जो एरिया बेटा ये क्या है? ये वाला क्या? बाई जेड तल है। क्या? बाई जेड तल। बस समझ में आ रही है? यानी अक्ष को देखा जाता है, ये एक्स अक्ष है, ये बाई अक्ष है। तो एक्स और वाई के बीच में जा रहा है वो एक्स वाई तल हो गया। एक्स के और जेड के बीच में आ रहा है वो जेड एक्स तल हो गया। तल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और जो बाई के और जेड के बीच में आ रहा है वो बाई जेड तल हो गया, ठीक है। तो इसमें जो इसने 10 सेंटीमीटर का वर्ग बनाने के लिए कहा है, कहा है? बाई जेड तल। कहाँ का है बेटा? बाई जेड तल में कहा है, ठीक है। बाई जेड तल के समांतर हो, यानी एक ऐसा हमें स्क्वायर बनाना है 10 सेंटीमीटर जो इसकी भुजा दे रखी है, तो वो जो वर्ग रहेगा वो किसके समांतर रहेगा? बाई जेड तल के समांतर रहेगा, ठीक है। तो आइए देखिए, ये आपका बाई जेड तल है, ये वाला एरिया क्या? बाई जेड तल। और इसी में क्या बनाया? ये हमने स्क्वायर बनाया जिसकी प्रतिभुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। देखिए डिस्टेंस, ये आपको यहाँ पर नापने की जरूरत नहीं है, ये एक्यूरेट 10 ही हो, ठीक है। आपको एग्जाम में यहाँ पे रचना नहीं कर रहे हैं हम, ये तो हम ऐसे कैसे बना करके देख लेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आप 10-10 नाप के ही आएंगे, ठीक है। तो ये बेटा क्या आपका बाई जेड तल है, ठीक है, जिसमें उसने कहा है एक वर्ग बनाने के लिए। तो देखिए ए बी सी ओ, ए बी सी ओ क्या बेटा? एक स्क्वायर जिसकी प्रतिभुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ये हमें कहाँ बनाना? बाई जेड तल के समांतर ही बनाना है। कहाँ बनाना? बाई जेड। आप इसमें नहीं बना देना, क्योंकि इसने बाई जेड तल के नहीं बोला है, बाई जेड तल। और यहाँ क्या बोला है इसने? तो बाई जेड तल में हमने बनाया है। और ये क्या आपका एक्स वाई तल है और ये आपका जेड एक्स तल है, ठीक है, जो हम अक्षरों को देख करके इसका पता लगाते हैं। अब देखिए, अब हमें करना क्या है इसमें, हमें क्या बताना है? इस तल से ये जो आपका वर्ग बना है, इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताना है, ठीक है। यानी विद्युत फ्लक्स हमें बताने, फाई का मान हमें बताना है। तो कैसे बताते हैं? देखिए फाई वाई का फार्मूला क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। बस समझ में आ रही है? तो ई डॉट डी ए क्या होता है आप उसको समझते हैं। देखिए
देखिए ई का जो मान है बेटा, देखिए मैं दिया, मैं सॉल्व करने सॉल्व कर रहा हूँ। ई बराबर आपको दिया है बेटा 3 × 10⁻³ और बेटा दिया आपको ये आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। इस आई कैप का क्या मतलब है, इस चीज़ को भी समझते हैं बेटा। ठीक है, आई कैप देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब है आई कहाँ ली जाती है, आई लिया जाता है बेटा एक्स अक्ष पर। कहाँ लिया जाता है, एक्स अक्ष पर। ये बेटा आई रहा आपका एक्स अक्ष पर। बाई कहाँ लेते हैं बेटा आपका, बाई अक्ष पर क्या लेते हैं, जे कैप लेते हैं। ठीक है, और जो जेड अक्ष पर लेते हैं बेटा आपका, जेड अक्ष पर क्या लेते हैं, के कैप लेते हैं। जहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप सब क्या है बेटा, ये इकाई सदिश हैं। क्या है ये, इकाई सदिश हैं। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से समझ लें कि एक्स अक्ष पर लेते हैं आई कैप। अगर आई कैप प्लस का है तो एक्स अक्ष की धन दिशा की बात चल रही है, और आई कैप ये माइनस का होता है बेटा, काय का होता है, माइनस का, तो हम चलते हैं एक्स अक्ष की ऋण दिशा में। ठीक है, आई समझ में। तो अब ये जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है आई कैप प्लस का, इसका मतलब है एक्स अक्ष की धन दिशा में, अर्थात किस ओर को, एक्स अक्ष ये है, इसकी धन दिशा इस ओर को है। ठीक है, तो ई का जो मान है बेटा वो एक्स अक्ष की धन दिशा में है। ठीक है, तो ये हमें ये कैसे पता चल रहा है, इस आई से पता चल रहा है। ये आई कैप जो आ रहा है बेटा, ये हमें बता रहा है कि हमें एक्स अक्ष में चलना है और एक्स अक्ष की धन दिशा में चलना है। तो विद्युत क्षेत्र ई की जो डायरेक्शन है, ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश है और वो धन दिशा में है। ठीक है, ऋण दिशा में, ऋण दिशा तो इस साइड को हो जाती। ठीक है, और जब ऋण दिशा होती तो ये आई कैप क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, माइनस का चिन्ह होता है, लेकिन माइनस है नहीं, प्लस है, इसलिए हमें एक्स की धन दिशा में चलना है। ठीक है, अच्छा अब बेटा अब हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। वर्ग की भुजा कितनी रखी है, वर्ग की भुजा मैं लिख लेता हूँ, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा बेटा इसने कितनी दी है हमको, 10 सेमी। ये जो हमने स्क्वायर बनाया है वो कितने दिए, 10 सेमी। 10 सेमी बेटा, सेमी को मीटर में बनाते हैं तो क्या करते हैं, वेरी गुड, 100 से भाग करते हैं या 10⁻² से गुणा करते हैं। बेटा ये क्या में आ गया, मीटर में आ गया। ठीक है, अब हमें इस पूरे एरिए से गुजरने वाला क्या चाहिए, विद्युत फ्लक्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा, विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स देखिए हम कैसे बताएंगे। देखिए तो अब विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो ई डॉट डी ए बराबर होता है। क्या होता है, मैं इस साइड में लिख के दिखाऊँ, क्या होता है, फाई बराबर होता है बेटा आपका ई डॉट डी ए होता है। ठीक है, तो हमें ई का मान तो पता है बेटा, ई का मान तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें डी ए का मान पता नहीं है। ठीक है, और डी ए क्या है बेटा, डी ए है इस पूरे का क्षेत्रफल। यहाँ आप ए भी यूज कर सकते हैं, ए भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कहने का तात्पर्य मेरा ये, यहाँ पे आप पूरा एरिया जब ले रहे हैं तो हम यहाँ डी ए ना लिखा करके, यानी हम डी ए ना लिखा करके ए भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें ये चाहिए कि ये जो क्षेत्रफल सदिश डी ए है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी। हमें डायरेक्शन तो पता ही है क्योंकि डी ए क्या है बेटा, क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन होती है, और क्षेत्रफल सदिश होता है क्या है, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश होता है किसी एरिया की डायरेक्शन को बताने वाला, किसी एरिया की डायरेक्शन को बताने वाला। अर्थात अगर हम इस एरिया की डायरेक्शन देखना चाहें, इस वर्ग की डायरेक्शन देखना चाहें, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इस ओर को होगी। किस ओर की होगी, इस ओर की। इधर को क्यों होगी, क्योंकि बेटा आई क्या बेटा आपका पॉजिटिव लिया गया है, क्योंकि इस पर जो लंब है बेटा इधर को भी आ सकता है, इस साइड को भी इस पर लंब आ सकता था। ठीक है, लेकिन हमें इधर को नहीं चलना है क्योंकि आई का जो मान दे रखा है बेटा, आपको क्या दे रखा है, प्लस का दे रखा है। जब प्लस का दे रखा है तो हमें इस ओर चलने पड़ेगा, यानी इस पर जो लंब आएगा, इस जो वर्ग है या इन स्क्वायर, इस पर जो लंब आएगा वो एक्स अक्ष पर लंब होगा। एक्स अक्ष जो है वही क्या होगा, इस पर लंब होगा, क्योंकि बेटा ये जो तीनों अक्ष होते हैं एक्स वाई जेड एक दूसरे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, जब ये वाई जेड तल में वर्ग बना हुआ है वाई जेड में, तो ये एक्स वाला जो होगा वो इन पे क्या होगा, लंब होगा, यानी इसकी यही क्या होगी, इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। बस में आ रही है, कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है, एक्स वाई जेड जो तल होते हैं वो तीनों एक दूसरे क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात लंबवत होते हैं। अगर कोई क्यूब एक्स वाई जेड तल में बना हुआ है तो ये एक्स अक्ष जो है, ठीक है, क्या होगा, उस तल पर क्या होगा, लंब होगा। और यही लंब क्या बताता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, यानी किसी एरिया पर डाला गया जो लंब होता है, ठीक है, बाहर की ओर, वही क्या होता है, आपका क्षेत्रफल सदिश होता है। तो जिन लोगों ने मेरा क्षेत्रफल सदिश वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो मेरा क्षेत्रफल सदिश वाला वीडियो अवश्य देखें। ठीक है, उसको आप देख लेंगे, फिर इसको आरटी न्यूमेरिकल को समझेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए अब उसको सॉल्व करते हैं। तो वर्ग की हमें ये पता चल गया कि ई का मान ये है और डी ए का मान हम यहाँ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मान लीजिए मैं डी ए से लिख लेता हूँ। तो क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, होता है भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा की घात 2 होता है। अब बेटा भुजा अपनी कितनी है,
बजाय आपकी 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2, लेकिन मैं जब इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा। इसको जब मैं 2 टाइम्स लिखूँगा मीटर स्क्वायर रहेगा तो ये हो जाएगा 10 250 हो जाएगा, या 10 गुणा 10 हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ समझिए, वही 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 10 की घात हो जाएगी माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। या और आगे समझ सकते हैं डी ए को, देखिए 10 250 100 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, और 10 की घात माइनस से कितनी हो जाएगी 4 मीटर स्क्वायर। देखिए 2 जीरो खत्म कर देंगे अपने यहाँ से, जब 2 जीरो खत्म 2 घातें यहाँ से खत्म हो जाएंगी। यानी देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, मैं कह रहा हूँ आपको कि डी ए का जो मान आएगा बेटा आपका, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे तो 1 रह जाएगा, 1 गुणा 10 का 10 10 यानी 10 की घात माइनस के 4 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा 4। और ये बेटा आई कैप जरूर लगाएंगे। क्यों आई कैप क्यों लगाएंगे, क्यों का चल रहा है हम आई एक्स की धन दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई कैप का मीनिंग समझ रहे हैं आप, ये आई कैप क्यों लगाया गया, आई कैप इसलिए लगाया बेटा कि हम एक्स की धन दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, बस में यही क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो एक्स की अनुदिश है, और वो इस तल के लंबवत भी है। क्योंकि मैं लंबवत क्यों है, क्योंकि मैंने बताया जब कोई एरिया बाई तल में होता है, बाई और जेड ये जो अक्ष है इसके बीच में कोई तल है तो लंब कौन होता है, एक्स अक्ष होता है। ठीक है, अगर कोई एरिया बाई और एक्स में होता तो लंब कौन होता, जेड होता। ठीक है, अच्छा, और कोई एरिया जेड और एक्स में होता तो लंब कौन होता, बाई होता। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, जो एरिया हमने लिया है, जो वर्ग जो बनाया वो कहाँ बाई जेड तल में बनाया, तो लंब जो होगा कौन होगा आपका एक्स अक्ष होगा। ठीक है, उसी और एक्स अक्ष के अनुदिश कौन होगा, उसका क्षेत्रफल सदिश होगा। और आप देख रहे हैं कि डी ए यानी जो एक अंक सदिश डी ए है और ये जो ई है एक ही दिशा में है। ठीक है, इनके बीच में कोई थीटा क्या कोई भी नहीं है, अर्थात थीटा क्या आपका बेटा 0 है। यानी डी ए और ई दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इसमें कोई भी थीटा नहीं है, अर्थात थीटा कितना है आपका 0 डिग्री है बेटा। ठीक है, अब निकालते हैं बेटा आपका, अब आपका निकाला जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से, वैद्युत फ्लक्स। तो अब चलते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो क्या होती है देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होती है, ये होती है बेटा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये इसको हम खोल देते हैं तो आगे लिख देते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ई डी कॉस थीटा। यहाँ पे चाहे वेक्टर यूज ना करें क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो कर भी देंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ये क्या है, ई क्या है वेक्टर, ई का परिमाण है, डी का वेक्टर इसका परिमाण है, डी का परिमाण। ठीक है, तो देखिए फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ई का मान है कि बेटा आप, ई का मान क्या अपने पास, ई का मान है देखिए ये है ई का मान 3 गुणा 10 की घात 3 आई कैप, 3 गुणा 10 की घात 3 और ये आई कैप। ठीक है, और ये क्या बेटा डी ए, तो डी ए का मान क्या आपके पास, डी ए का मान बेटा आप ये कैप यहाँ पे एक अंक सदिश ना लगाएं क्योंकि हम एरिया निकाल लेते, क्या निकाल लेते बेटा, एरिया निकाल लेते। ठीक है, तो इसका जो डी ए का मान है वो कितना है बेटा, इस एरिया का हमने निकाला है 10 की घात माइनस 4। तो बेटा यहाँ पे 2 जब घातें खत्म करेंगे, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई, ये 4 घात, जब 4 घात है यहाँ 2 घातें खत्म करेंगे तो बेटा कितने जाएंगे, 2 घात रह जाएंगे, कितने जाएंगी 2 घातें, 10 की घात माइनस 2। ये बाई मिस्टेक माफ कीजिएगा, गलती हुई। तो यानी डी ए का जो मान है वो 10 की घात माइनस के 2 आई कैप, यानी 10 की घात माइनस के 2 आई कैप। अब इसकी हम मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका, देखिए तो 3 तो बेटा आपका यही है, और 10 की घात ये 3 है और ये माइनस की 2 है बेटा। ठीक है, हो जाएगा आई डॉट आई। ठीक है, अच्छा, तो फाई ई इज इक्वल टू बात आपके पास हो जाएगा 3 × 10 की पावर, देखो तो आप 3 से जब 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 से जब 2 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 30 ही हो जाएगा, 3 अब 1 बचा, एक घात हम लिखते नहीं, तो 3 दाएँ कितना जाएगा बेटा, ये 30 हो जाएगा। यानी फाई का जो मान आएगा बेटा आपका कितना आएगा बेटा आपका, 3 दाएँ 30 आएगा। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो फाई का जो मान आया बेटा आपका, फाई का जो मान आया है, फाई का
फाइनल वो कितना है आपका 30 × 10⁻, वही 3 ढाई 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब आप एक चीज़ ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो आपका I.I है ये कहाँ गया, तो मैं आपको बताता चलूँ बेटा, I.I का जो मीनिंग होता है, I.I का जो मान होता है वो कितना होता है बेटा 1 होता है। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। तो इसकी जगह में जब मैं 1 रखूँगा तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा यही मान आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये इसका ए पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था बेटा इसका ए पार्ट। अब इस पढ़ते हैं इसके बी पार्ट को। इसका बी पार्ट क्या था हम लोगों से, इसी वर्ग के, यानी ये जो वर्ग दिया था, ठीक है, इसी वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फलक कितना है यदि इसका तल अभिलंब एक्स अक्ष से, अभिलंब देखो यहाँ पे अभिलंब कौन है, यहाँ पे एक्स अक्ष ही है, अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। इस बात को समझे, अभिलंब एक्स अक्ष, अभी मैं जो बता रहा था कि कोई एरिया अगर बाईजेड तल में है तो अभिलंब कौन होता है, एक्स अक्ष ही होता है। तो इन्हें यहाँ पे देखो बोल भी दिया अभिलंब एक्स अक्ष। ठीक है, चलिए यानी इसका बी पार्ट आप सॉल्व करते हैं। बी पार्ट हमसे क्या कहता है, देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट देखिए बेटा यहाँ से सॉल्व करेंगे। थोड़ा इस चित्र को थोड़ा मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए आपको समझाने के लिए कहना क्या चाह रहा है ये सवाल आपसे। देखिए ये जो वर्ग मैंने पहले बनाया था वही वर्ग मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए यही वो वर्ग है बेटा जो मैंने अभी ये यहाँ पे बनाया था। ठीक है, और वही मैंने अभी ये बनाया। तो पहले क्या था बेटा, ई और डी एक ही डायरेक्शन पर थे, ई और डी बेटा एक ही डायरेक्शन पर थे। लेकिन अब डी क्या है, वो कितने से कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने से कोण बना रहा है बेटा, ये 60 अंश का। देखिए यानी कहने का मतलब क्या है, फिगर कैसे बनेगा कुछ, ये तो देखो बेटे आपका क्या है, यही वो वर्ग ए बी और ये सी और ये बेटा आपको हो। तो ये तो बेटा आपका ई तो अभी भी इसी डायरेक्शन पर है, ई तो अभी भी इसी डायरेक्शन पर है। ठीक है, कितना मान इसका बेटा आपका ई का 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन अब जो आपका क्षेत्रफल सदिश यानी डी है, ठीक है, वो इस एक्स अक्ष के साथ, किसके साथ बेटा, एक्स अक्ष के साथ, यहाँ पे देखिए अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है बेटा, देखिए देखिए कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बनाता है। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमें 60 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए वो 60 अंश का कोण मान लीजिए बेटा आप ये क्या है बेटा आपका डी ए है, बात समझ में आ रही है, ये क्या आपका बेटा डी ए है। इसके बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना बेटा आपका 60 अंश है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। यानी अब ई और डी के बीच में जो कोण है वो कितना बेटा 60 अंश दे रखा है। ठीक है, तो फिर से हम वही फार्मूला लगाना, फ्लक्स आप फिर बताएंगे। तो देखिए विद फ्लक्स क्या होगा, तो फाई ई बराबर आपके पास होता है, वही फार्मूला लगाएंगे हम, वही फार्मूला ई डॉट डी ए। इसको आगे खोलते हैं तो बेटा क्या हो जाता है, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा क्या है, थीटा है वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का, देखिए थीटा क्या है, थीटा है वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का कोण। ठीक है, अच्छा आइए हम मान रखते हैं। तो ई डॉट डी, ई का मान वही 3 × 10⁻³ डी ए का मान भी वही है 10⁻⁻², यानी ये जो आपका डी ए है, ये डी ए जो मैंने निकाला है, ठीक है, इसका मान कितना बेटा आपका 10⁻⁻²। ठीक है, अब मैं आई यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई डॉट आई हो जाएगा, फिर तो उसका मान क्या हो जाएगा बेटा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, आई एक बार इसके लिए डी ई के लिए आएगा, एक बार डी के लिए आएगा। जब आई का इससे आई डॉट आई होता है, ये होता है 1 होता है, ये कक्षा 11 का सिलेबस है। ठीक है बेटा, तो मैं उनको यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका मान फिर से 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और हाँ, अब यहाँ थीटा कितना है बेटा, थीटा आपका कितना है, देखिए यहाँ पे थीटा कितना 60 अंश, तो यहाँ आएगा बेटा कॉस 60 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे बेटा 1 बचेगा, यानी 10⁻1 बचेगी, तो 1 घटाने का मतलब यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 30, 60 कॉस 60 का मान कितना बेटा 1/2। मैं लिख देता हूँ, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है बेटा कितनी थी, 1/2 के बराबर होती है। तो 2 से 20 काटोगे तो बेटा कितना आएगा, ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 15, तो ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, उसका मात्रा वो लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स। ये क्या बेटा आपका
फाई ई है। तो ये रहा आपका बेटा इसका सेकंड आंसर, यानी इसके बी पार्ट का आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि आप वीडियो को पॉज करके इसका आप नोट्स बना सकते हैं। तो इसका बी पार्ट था और ये बेटा इसका आपका ए पार्ट था, और दोनों ही पार्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है बेहतर ढंग से। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए 16 क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों से, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आपको मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हम लोगों से, ये है देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 16। टोटल एनसीईआरटी बुक से ही है, आप अदर बुक में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 यानी अभ्यास 1.15, मतलब इसी से रिलेटिव है। किससे रिलेटिव है? इसी से रिलेटिव है। ठीक है, 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेमी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 20 सेमी भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं। निर्देशांक तलों के कैसे बेटा? समांतर। कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो आइए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना करके रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यानी आपका जो हमें वर्ग दे रखा है उसी साइड के अंदर रखिए बेटा 20 सेमी रखिए। कितने रखिए? 20 सेमी। घन का है तो घन की भी 6 भुजाएं होती हैं। वो 6 क्या होती हैं बेटा? आपकी 6 फलक होते हैं, सॉरी भुजाएं तो इसके अंदर 12 होती हैं। प्रत्येक भुजा कितनी है बेटा आपकी? 20 सेमी। कितनी है? 20 सेमी। ये ठीक है, हम सारी तो मेजर नहीं कर रहे हैं, आप इतना इसे आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसने कहा है कि देखिए इसका एक्स अक्ष है, ये इसका वाई अक्ष है, और ये इसका बेटा जेड अक्ष है। ठीक है, यानी एक्स अक्ष बेटा ये है, ध्यान से समझें। वाई अक्ष जो अभी बना था ये है, और जो अभी हमने पिछले सवाल में बनाया वो जेड अक्ष ये था। क्योंकि ये कहा है ना कि प्रश्न नंबर 1.15 के अनुसार ये वही चीज़ है। ठीक है, वैसे करने का तरीका चेंज है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र जो ई था बेटा, ई की डायरेक्शन किस ओर थी? ई की डायरेक्शन पे थी, यानी ई का मान इधर कोई तो था, वो कितना था? ये हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने कहा है 1.15 के अनुसार, तो हम उसी के हिसाब से सवाल करेंगे। 1.15 अभी जो हमने पिछला सवाल था वो 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है बेटा? वो एक्स अक्ष से अनुदिश चल रही हैं, एक्स अक्ष की धन दिशा में चल रही हैं। बात समझ में आ रही है? अब इस चीज़ को देखिए, ये किसी भी घन के 6 फलक होते हैं बेटा। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। आप जैसे लीडू देखोगे, लीडू का जो गोटा होता है, लीडू का गोटा जिससे हम खेलते हैं, लीडू जो खेलते हैं उसकी जो गोटी होती है, ठीक है, उसके भी कितने फलक होते हैं? 6। उस पर अलग अलग पॉइंट लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अधिकतम मैक्सिमम पॉइंट कितने होते हैं? इसी एक फलक पर 6 होते हैं। तो इसी के हिसाब से हम जानते हैं कि जो घन होता है यानी क्यूब होता है इसके 6 फलक होते हैं। ठीक है, अब जो विद्युत, अब हमें जो ई की डायरेक्शन है वो आई कैप इस चीज़ को बता रहा है कि वो एक्स अक्ष के अनुदिश है, यानी विद्युत बल रेखाएं जो है एक्सिस के अनुदिश चल रही हैं, एक्स अक्ष से अनुदिश चल रही हैं। अब देखिए बेटा कोई विद्युत क्षेत्र रेखा, अब इसके 6 फलक हैं, एक ये ऊपर वाला, एक इसके नीचे वाला, 2 हो गए बेटा, एक इसके आगे वाला और एक इसके जस्ट पीछे वाला। ठीक है, एक इसके साइड वाला, एक इसके इधर वाले साइड वाला। तो कुल मिला कितने फलक हैं इसके बेटा? 6 फलक हैं। अब ये देखेंगे बेटा कि हम इसके कितने फलकों से विद्युत फलक गुजरेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए मैं ऊपर वाले फलक की बात कर रहा हूँ, किस बात कर रहा हूँ? ये जो ऊपर आपको फलक दिख रहा है, ये फलक दिख रहा है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन तो इसका ज़रा सारा मैंने लिख भी रखा है, लेकिन आपको मैं अगर बेसिक ही समझा दूँ तो आपको ऐसा एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा तो आपसे मिस नहीं होगा। अब देखिए इस फलक की अगर मैं बात करूँ, ये टॉप वाला फलक है, जो आपका क्यूब है उसका टॉप वाला फलक, ऊपर वाला फलक ले रहा हूँ। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, बिल्कुल ऐसे। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आई का मान देखिए, आई का मान क्या है? आई पॉजिटिव है ना, तो विद्युत बल रेखाएं जो चल रही है बेटा आपकी ई डायरेक्शन से चल रही है। ठीक है, और जब विद्युत बल रेखाएं ई डायरेक्शन से गुजरेंगी तो विद्युत बल रेखाएं इस वाले फलक को स्पर्श करती हुई जाएंगी, इसको छेद करके नहीं जाएंगी, इसको पार करके नहीं जाएंगी। बात समझ में आ रही है? यानी इस फलक से एक भी विद्युत रेखा नहीं गुजरेगी, यानी इसको क्या है? इसके समांतर जाएंगी सारी रेखा, इसके समांतर चली जाएंगी इस टाइप से। जब समांतर चली जाएंगी तो इससे एक भी विद्युत रेखा नहीं गुजरेगी, तो इस फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा? 0 होगा। ठीक है, सेम इसी टाइप से नीचे वाला, ये जो आपको नीचे वाला फलक दिख रहा है, आपको देखिए इसमें मेरी पेन चल रही है, ये आपको मैं बताऊँ, ये वाली बात जो कर रहा हूँ मैं, ये वाली ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसका क्या है? ये नीचे वाला फलक है, और जब ये नीचे वाला फलक है तो विद्युत बल रेखाएं जब नीचे जाएंगी तो ये इसके समांतर हो जाएगा। यानी मान लीजिए क्यूब है, क्यूब आपका ज़मीन पर रखा है, तो जो नीचे वाला फलक है तो उससे तो एक भी विद्युत रेखा क्रॉस नहीं करेगी, यानी इसके समांतर निकल जाएंगी। तो नीचे वाले विद्युत फलक, इससे भी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा? वो
शून्य होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इसके जस्ट पीछे वाले की। किस बात कर रहा हूँ? पीछे वाला कौन है? ये जो पीछे वाला फलक है इसका, ध्यान से समझे मेरी बात को। ये पीछे वाला जो फलक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए ध्यान से, जिसमें मेरी पेन चल रही है, ये इस फलक की बात करूँ, ये इसके पीछे वाला फलक है। तो फलक तो मेरा कुछ इस टाइप से रखा है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का कैसे निकल जाएंगे? इसको फलक को छूती निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगी? छूती हुई। तो यानी इस फलक से भी, यानी जो पीछे वाला जो फलक है इसका, उससे भी एक भी विद्युत रेखा नहीं पास होगी, अर्थात उससे गुजरने वाला विद्युत फलक भी कितना होगा? शून्य होगा। ठीक। अच्छा, मैं बात करूँ इसके आगे वाले फलक की। किस बात करूँ? आगे वाला फलक कौन सा? ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका आगे वाला फलक है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये ठीक आगे वाला फलक है। तो विद्युत रेखा कैसे गुजर रही है? इसके एक्सिस से समांतर, तो इससे भी विद्युत रेखाएं इसको पार नहीं करेंगे बेटा, इसके भी समांतर निकल जाएंगी। तो कहने का मतलब मेरा ये जो 4 फलक हैं, टॉप वाला, इसके बॉटम वाला, ठीक, इसका बैक वाला और इसके फेस वाला, सामने वाला, इन 4 फलकों से एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी, अर्थात इन 4 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फलक कितना बेटा? शून्य होगा। अब बात करते हैं इसके साइडों वाली। साइड कौन सा? एक तो ये वाला साइड वाला, ये देखिए, ये आप दिख रहा है, एक फलक जो इमेजिन करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो मैं आपको ऐसे पेन घुमा के दिखा रहा हूँ। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ये फलक, ये ठीक है, और एक मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक इसकी बात कर रहा हूँ। ये साइड वाले अब यही तो रहेगा बेटा, हम 4 की तो बात कर चुके हैं। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इन 2 फलकों की बात कर रहा हूँ, साइडों वालों की। आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो ये फलक और एक ये वाला फलक। बात समझ में आ रही है? तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा, देखिए यहाँ से अगर विद्युत क्षेत्र रेखा, क्योंकि इधर को चल रही है, एक्स आई क्या पॉजिटिव है, यानी ई की डायरेक्शन जो एक्स एक्स के अनुसार धन दिशा की ओर है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा इधर को जाएंगी, यानी इधर से जा रही होंगी इस टाइप से। बस समझ में आ रही है? और इसके इधर से इसको पास होकर के निकल रही होंगी, इसको पास होकर के निकल लेंगी। बस समझ में आ रही है? मान लीजिए इधर से एक एग्जाम्पल बताने का प्रयास करूँ कि 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएँ इसको पार करके जा रही हैं। कितनी जा रही हैं बेटा? 5। ठीक है, इसके अंदर कितनी प्रवेश कर रही है? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 और ये बेटा आपका 5, यानी 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस साइड वाले से, किससे? इसमें को पार हो रही हैं, इसके अंदर को प्रवेश कर रही हैं, इस वाले के अंदर को प्रवेश करेंगे। ठीक है, और बेटा जब ये बाहर निकलेंगे तो ये 5 ही क्या निकल जाएंगे? तो बाहर निकल जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस वाले फलक से अंदर की ओर प्रवेश कर रही थी, ठीक उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से क्या हो जाएंगी बेटा? वो पास हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस पूरे क्यूब से जो करने वाला विद्युत फ्लक्स होगा बेटा, वो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। और देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है, घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि जितनी विद्युत बल रेखाएं घन में प्रवेश करती हैं, ठीक उतनी ही विद्युत बल रेखाएं घन से निर्गत हो जाती हैं, अर्थात बाहर निकल जाती हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, इसके टॉप वाले फलक से, इसके बॉटम वाले फलक से और इसके साइड वाले फलक से विद्युत क्षेत्र तो बिल्कुल नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये फलक क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर हैं, जबकि ये क्या है? इसके लंबवत हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा इस टाइप से चल रही है और ये इसके क्या? परपेंडिकुलर लंबवत है। बात समझ में आ रही है? तो जिद इसको तो पार करके जाएंगी, इस फलक को पार करके जाएंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ, ठीक है, और इसको भी पार करके जाएंगी। तो यानी जितनी इसके अंदर से प्रवेश कर रही हैं उतनी इससे बाहर निकल रही हैं। बात समझ में आ रही है? तो कहने मतलब इससे जो निकलने वाला नेट फ्लक्स का बेटा वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 17 है क्वेश्चन, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ ने गुजरने वाला नेट फ्लक्स का मान दे रखा है, यानी फाई का मान दे रखा है बेटा। क्या मान दे रखा है? ये फाई का मान दे रखा है, इतना है। ठीक है, तो बॉक्स के भीतर नेट फ्लक्स कितना है? ठीक है, नेट आवेश कितना, नेट आवेश कितना है, यानी किसी बॉक्स से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स है वो कितना है? इतना है। तो उससे क्या पूछा? आवेश पूछा। क्या पूछा बेटा? आवेश। बहुत ईजीली है, देखिए कैसे। नेट फ्लक्स आपको कितना रखा? 8.0 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं, मान ये आपका बेटा कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, और नहीं भी याद है बेटा जब ये एग्जाम में सवाल आएगा तो ये जितनी भी कांस्टेंट राशि होती है इनके मान जो होते हैं क्वेश्चन पेपर के बैक साइड पे लिखे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप पीछे जरूर पलट के देखें, जब अगर इन नियतांकों की जरूरत पड़ी है तब। ठीक है, और जैसे जैसे अभी पढ़ाई आगे चलेगी मैं सब कुछ बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना बेहतर होता है और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे नंबर एग्जाम में आ सकें। ठीक है,
तो एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट यानी निर्वात की वैद्युशीलता है जिसका मान इतना होता है ऑलरेडी। ठीक है, हमें क्या बताना है बेटा, नेट आवेश होता है यानी क्यू का मान हमें बताना है। ठीक है, तो गॉस की पेपर में बताती है फाई इजिकल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, गॉस की पेपर में का ये सूत्र है। ठीक है, मुझे आवेश चाहिए तो इसके ऊपर में जब मैं 1 मानूंगा बेटा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इस टाइप से, तो क्यू तो इधर आ जाएगा और फाई की गुणा किससे, एप्सिलॉन नॉट से हो जाएगी। फाई की गुणा किससे होगी बेटा, एप्सिलॉन नॉट से। फाई का मान देखिए ये है, देखिए मैंने अभी लिख रखा है। ठीक है, फाई का मान सॉरी ये है फाई का मान, तो मैंने किया क्या है कि मैंने फाई ई पहले लिखा है, जैसे एप्सिलॉन नॉट इधर लिखा है, तो मैंने वैल्यू देख गुणा में तो कोई भी मान आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। तो फाई का मान मैंने ये लिखा है और जो आपका सॉरी एप्सिलॉन नॉट का जो मान बेटा ये है आपका, देखिए है, और फाई ई का जो ये मान था वो बेटा का आपका मान ये है 8 गुणा 3। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई का सॉल्व करेंगे तो बेटा आप लगभग कितना आएगा आपका, इतना आएगा 0. अगर कुलाम में लिखोगे तो बेटा आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, और आप माइक्रो कुलाम में लिखोगे तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, 3 कम करके ये 6 पावर रह जाएगी। ठीक है, जब 6 पावर रह जाएगी तो 1 पावर कितना, 1 माइक्रो कुलाम क्या होता है, 10 की घात -6 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 6 पावर भी खत्म हो जाएगी, फिर ये माइक्रो कुलाम में आंसर आ जाएगा, यानी ये भी आंसर है आपका। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब एप्सिलॉन नॉट का मान ये फाई और तुम्हारा फाई का मान ये, जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 70.82। पावर कितनी रहेगी बेटा, 9। 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अच्छा जब इसकी जब पॉइंट आगे लेकर आएंगे 3 अंक, जब 2 अंक तो आएंगे, 3 अंक लेंगे तो 0 मान लेंगे। ठीक है, 3 अंक पाएंगे 3 घाते कम हो जाएंगे तो 6 रह जाएंगी। अभी क्या हो जाएगा, इसको हम ये कुलाम में तो आंसर आपका यही है, लेकिन 6 पावर खत्म करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, माइक्रो कुलाम में आंसर आएगा, माइक्रो कुलाम के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये भी आंसर है बेटा आपका, ये भी आंसर ही है। अब इसके बी पार्ट में पहुँचा है, यदि बॉक्स के प्रेस से बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, यानी बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या है बेटा, शून्य है। बात समझ में आ रही है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। एक बात सुने मेरी बात, कि जो हमें वैद्युत फ्लक्स दिया था इससे प्रेस से गुजरने वाला, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बॉक्स के प्रेस से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना था, इतना। जब बेटा फ्लक्स गुजर रहा है तो उसके अंदर आवेश तो निश्चित होगा। फ्लक्स गुजर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, और जब वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, धनावेश से उत्पन्न होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो जाहिर सी बात है बॉक्स के अंदर आवेश तो जरूर होगा। जब आवेश है तभी तो ये फ्लक्स का मान आ रहा है, और आवेश नहीं होता तो फ्लक्स का मान आया ही नहीं होता, यानी इसके अंदर आवेश तो है। हाँ, ये हो सकता है कि बॉक्स के अंदर धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे क्या हो बेटा, बराबर हो, यानी हम नेट आवेश को शून्य मान लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि उसके अंदर आवेश नहीं है। बात समझ में आ रही है, हम ये कभी नहीं मानेंगे कि उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बॉक्स के भीतर मान लीजिए ये जो बॉक्स बना है, मान लीजिए ये वैद्युत बल रेखा निकल रही है, ठीक है, उससे निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है बेटा वो क्या है, शून्य, मतलब इसके अंदर से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं निकल रही है, इसका मतलब यही तो है, यानी बाहर निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है इस बॉक्स से क्या शून्य दे रहा है वो, यानी इस बॉक्स से निकलने वाला जिसके बी पार्ट है, इससे बाहर निकलने से वैद्युत फ्लक्स दिया है, मैं ये अलग से समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बता रहा हूँ मैं ये। तो जो फाई का मान दिया आपको वो क्या दिया बेटा, आपको शून्य दिया है। तो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है क्या ऐसा है कि इस बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। फ्लक्स तो शून्य हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके अंदर आवेश ना हो। आवेश क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब इसका क्वेश्चन पढ़कर देखा था, अभी नेट फ्लक्स के ऊपर कितना दिया था 8.03, जैसे इसका आवेश है तभी तो फ्लक्स आया था, ठीक है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि उसके अंदर जितने प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे बेटा, माइनस होंगे, ठीक है। यानी इसके अंदर नेट फ्लक्स क्या हो सकता है बेटा, हम शून्य मान लेते हैं, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश की संख्या ठीक एक दूसरे के बराबर हो सकती है। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि बॉक्स के अंदर आवेश नहीं है, उसके अंदर आवेश है तभी तो ये इसने फ्लक्स का मान दिया हमें। समझ में आ रही है। तो वही बात देखिए, यहाँ पे ये थ्योरिकल सवाल था, लिखने का सवाल था। देख क्या था, हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश शून्य है, क्योंकि बॉक्स के भीतर धनावेश तथा ऋणावेशों की संख्या समान हो सकती है, जो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का आवेश बिल्कुल बराबर होता है, और 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्रभाव को क्या देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन उसके अंदर आवेश तो है, वो इलेक्ट्रॉन भी आवेशित करें, प्रोटॉन भी आवेशित करें, है ना। और हम ऐसा निष्कर्ष ले लेते हैं कि बॉक्स के भीतर परिणामी आवेश शून्य है, ठीक है। परिणामी आवेश शून्य मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर आवेश ना हो, कोई ना कोई आवेश के अंदर जरूर होगा। बस ये हो सकता है कि धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। जब बराबर हो जाएगी तो हम मान लेंगे कि उसके अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपका समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके, ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
तो आइए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है चित्र 1.34, आपका ये चित्र 1.34 दिया है, में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। संकेत दे रखा है इन्होंने, वर्ग को 10 सेमी किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। ठीक है, अर्थात ये क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए इन्होंने डायग्राम में दिया, ये जो भुजा दी है इसने, ये वर्ग कितनी भुजा दी है, घन कितनी भुजा है, वर्ग की भुजा कितनी देंगे बेटा 10 सेंटीमीटर दी। और इसने मानने के लिए क्या कहा है, इसको हम घन मानेंगे, क्या मानेंगे, एक घन मानेंगे। ठीक है, घन कैसे मानेंगे, देखिए हमने ये घन बना भी रखा है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर। जो ये चीज़ है बेटा, ये चीज़, इसी को मैंने यहाँ पे पूरा भर करके दिखाया। ये जो आपको एक फलक दिख रहा है, ये वाला फलक, ये फलक कौन सा बेटा आपका, ये नीचे वाला फलक है, देखिए जिसमें पेन चला रहा हूँ, ये जो नीचे वाला फलक है बेटा आपका, ये आप देख रहे होंगे, ये इस चीज़ को देखिए, ठीक है, ये आपका क्या बेटा नीचे वाला फलक, जो ये फलक है ना वही फलक बेटा आपको ये दिया है। बस मैंने इसको स्ट्रक्चर पूरा किया है। अब इसके केंद्र से, यानी इसका जो सेंटर, इस फलक का जो केंद्र है, इस फलक का जो ये केंद्र है वही फलक बेटा कहाँ है, वो बिंदु ये है, इससे 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 10 सेंटीमीटर यानी कि त्रिविमीय संरचना है बेटा, इसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 है, तो ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, सॉरी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई आवेश रखा 10 माइक्रोकूलम का। कितना आवेश रखा बेटा 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। ठीक है, और संकेत में कहा वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। क्या मानिए बेटा, एक फलक। याद रखना घन के 6 फलक होते हैं, इनने एक फलक के लिए बात करा है। हमें जो विद्युत फ्लक्स निकालना, हमें एक फलक से निकालना, हमें 6 फलकों से नहीं निकालना है, क्योंकि उसने संकेत में कहा है। देखिए संकेत में कहा है वर्ग को 10 सेमी किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए, है ना। हमें एक फलक से निकालना, घन के कितने फलक होते हैं 6। जैसा अभी मैंने लूडो का जो एग्जाम्पल दिया, लूडो का गोटा जो होता है उसके कितने फलक होते हैं, गोटे के 6 फलक होते हैं। तो हमें 6 फलकों से फलक नहीं निकालना, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, क्यू का मान का आपका 10 माइक्रोकूलम, हमने कूलम में चेंज कर लिया। ठीक है, -6 से गुणा करके 1 0 कम करेंगे, घात खत्म हो जाएगी। ठीक है, गाउस के नियम से घन के सभी पृष्ठों से, घन के कितने पृष्ठ होते हैं बेटा 6 पृष्ठ होते हैं। देखिए 6, ऊपर वाला, नीचे वाला, आगे वाला, पीछे वाला, साइड, 2 साइडों वाले, एक ही वाला एक इधर वाला, तो 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है बेटा कितना होता है, वो इतना होता है गॉस के प्रमेय के अनुसार। लेकिन उसने हमने क्या लिखा, संकेत से घन के एक फलक से, उन्होंने संकेत में क्या कहा है, इस वर्ग को क्या मानना है, 10 सेंटीमीटर आने का एक घन का फलक मानना है। क्या मानना है, एक फलक से निकालना है। ठीक है, तो बेटा 6 फलकों से तो विद्युत फ्लक्स कितना गुजरता है, Q/ε0 के बराबर होता है। ये 6 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, लेकिन हमें किससे निकालना, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो एक फ्लक्स से क्या हो जाएगा, 1/6 कर देंगे। अरे भाई 6 से इतना गुजरता है तो 1 से कितना आएगा, 6 से भाग कर देंगे। ठीक है, याद रखें जब भी पूरे घन से फ्लक्स निकालना है आपको तो ये फार्मूला निकालें, और जब एक फलक से निकालना है, इस बात को याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन है एग्जाम में एक फलक के लिए आ जाता है, जब एक फलक के लिए आएगा बेटा तो 1/6 आएगा अपॉन में, और जब 6 फलकों से आएगा यानी पूरे घन से आएगा तो आप पूरे से लिए वाला फार्मूला लगाएंगे, और एक फलक के लिए आएगा तो आप 1/6 अपॉन में लिख लेंगे। ठीक है, और जब बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, क्यू का मान हमने ये रख दिया, और ये एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 गुणा 854 गुणा 10⁻⁻² के 12 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ठीक है, जब इसकी मैं 6 से गुणा कराऊंगा तो बेटा आपकी इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब जब इसकी इतनी वैल्यू जाएगी, ये माइनस की घात है बेटा ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की घात हो जाएगी। देखिए ये मैंने समय बचाने के लिए सॉल्व करके रखा, प्लस की घात हो जाएगी। ठीक है, अभी जब 12 में से 5 घटाऊंगा बेटा कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। ठीक है, और जब ये 1 2 3 का पॉइंट है बेटा तो ऊपर 3 0 बढ़ जाएंगे। जब 3 0 बढ़ेंगे तो आपको कुछ कंडीशन ऐसे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी जो 1000 बेटा आपका ये आएगा, जैसे हम 7, और जब इसको इससे भाग करोगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा बेटा, 1.88 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी फाई का जो मान आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी 53,124 से जब 1000 को तुम भाग करोगे तो कितना आएगा, लगभग इतनी वैल्यू के आसपास आएगा, यानी 2 पावर और कम हो जाएंगी। अभी सोचो कि पावर 7 की 5 2 पॉइंट हमने पीछे हटा दिए होंगे। ठीक है, तो ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। बस आपको इसमें एक ही बात याद रखनी है कि अगर पूरे घन से फ्लक्स निकालना होता है बेटा तो आपको ये गॉस की प्रमेय से निकालना होता है, और जब एक फ्लक्स से निकालना होता है तो 1/6 आगे लगाना पड़ता है, क्योंकि 6 फलकों से इतना फ्लक्स गुजरेगा तो 1 से कितना, तो 1 से हम 6 से भाग कर देंगे। बात समझ में आ रही है? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हम लोगों से, उसको हम पढ़ लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। ये कहा गया है इसके अंदर 19 में 0.2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेमी किनारे, किसी किनारे पर 9 सेमी किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करा है, ये भी उसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा। बस अंतर उसमें केंद्र पर दिया था, इसकी भुजा के किनारे पर दिया है, भुजा के किनारे पर दिया। ठीक है, देखिए और हमने अभी एक चीज़ और देखी थी, नोटिस करने की बात ये है बेटा, जैसे भी हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करा है तो इसकी भुजा कितनी दी है, इस बार की भुजा 10 सेमी दी। कितनी दी बेटा, 10 सेमी भुजा, 10 सेमी। तो आप देखिए क्या मैंने यहाँ पे इस सेमी का कहीं यूज किया है, यानी मैंने जब इस अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करा तो कहीं भी 10 का यूज नहीं हुआ है। तो याद रखें, जब भी क्यूब की बात आती है, घन की बात आती है, वर्ग की बात आती है, तो इसकी साइडों का यूज बिल्कुल मत करना, कभी गलती से इसका मान मत लगा देना। यानी इसकी भुजाओं का यूज, यानी आर का मान इसके अंदर है, यानी भुजा का कहीं भी यूज नहीं है। जो डिस्टेंस तुम्हारी 10 सेंटीमीटर है बेटा, अपने फार्मूले में कहीं भी यूज नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन क्या है। देखिए क्यू का मान दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 19, याद रखें 19 का सोल्यूशन 19 बारे का है ना। तो क्यू का मान 2 माइक्रो कूलाम या 2 × 10⁻⁶ कूलाम, नेट फ्लक्स को आपको बेटा बताना है। ठीक है, तो आपका क्या फाई बराबर होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू का मान दिया आपको 2 × 10⁻⁶ और एप्सिलॉन नॉट का मान बेटा आपको क्वेश्चन होता है। देखिए ये मैंने आपको लिख भी रखा है। ठीक है बेटा, जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे बेटा, सॉल्व, जैसे इसको मैंने भी सॉल्व करके दिखाया, इसको जब सॉल्व करा तो इतना आया था, और जब इसको सॉल्व करा तो कितना आएगा, 2.6 × 10⁵ के बराबर आएगा। पास में आ रही है। तो इसने क्या पूछा, पूरे घन से पूछा है, किससे पूछा, पूरे आकृति से। तो यहाँ पे 1/6 नहीं लगाएंगे, यानी 1/6 नहीं लगाएंगे। 1/6 कब लगाते हैं बेटा, जब हम एक फलक की बात करते हैं। तो एक फलक से जब एक फलक की बात आएगी बेटा, तो हमें 1/6 लगाना है। क्या लगाना है, 1/6 लगाएंगे। ठीक है, एक फलक के लिए, ये बात हमें याद रखना। और जब पूरी आकृति से यानी पूरे घन से फ्लक्स निकालना होता है, तो हमें 1/6 यहाँ पे यूज नहीं करना होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में डिस्टेंट बस इतना ही, मिलेंगे अपने नई वीडियो में, और इसके जो शेष अंक के प्रश्न रह गए उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जिन लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है, ठीक है, तो वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक, और आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।